Hello everyone. In the last class, we have already discussed about the offer and its essentials. Now today, in this class, we will discuss about the types of offer. आज हम पढ़ेंगे कि ऑफ़र कितनी तरीके का होता है. याद रखिएगा ये वाला टॉपिक बेयर एक्ट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये वाला टॉपिक बुक्स में ही मिलता है. तो जो पहला टाइप है वो है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड ऑफ़र. ये जो टाइप है ऑफ़र का, ये सेक्शन 9 में दिया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 9 में दे रखा है. उसमें दिया गया है कि जो ऑफ़र होता है और जो एक्सेप्टेंस होती है, अभी एक्सेप्टेंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा. तो जो ऑफ़र होता है और जो एक्सेप्टेंस होती है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है. अब एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होती है? एक्सप्रेस ऑफ़र होता है वो ऑफ़र जो कि रिटन में हो या फिर जिसको ओरली बाय वर्ड्स में कह दिया हो. जैसे कि मैंने आपसे लिख कर कहा, जैसे कि मैंने मैसेज टाइप कर दिया या फिर आपको पेपर पे लिख कर दे दिया कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ आपको, क्या आप ख़रीदेंगे 10,000 रुपये में? तो ये हो गया एक्सप्रेस ऑफ़र. एक्सप्रेस में भी रिटन. अब एक्सप्रेस में ओरल कैसे होगा कि मैंने आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने आपसे ऐसे ही कह दिया कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ, क्या आप ख़रीदेंगे? या फिर मैंने फ़ोन करके आपसे कह दिया कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ या क्या आप ख़रीदेंगे? तो ये हो गया एक्सप्रेस ऑफ़र. इम्प्लाइड ऑफ़र क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफ़र में ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफरर होता है, ऑफरर यानी कि जो ऑफ़र देता है वो खुद अपने मुंह से कहे या फिर लिख कर कहे. इम्प्लाइड ऑफ़र में होता है कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी से डिसाइड हो जाता है कि वो ऑफ़र दे रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बस है, बस का एक फिक्स्ड रूट है कि वो आगरा से दिल्ली जाती है, दिल्ली से आगरा जाती है. तो उसका ये ऑफ़र है कि जो भी उसके बीच में रास्ते में जो भी लोग पड़ेंगे उसको वो अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ती जाए. वो किसी से कह तो नहीं रही, बस वाले किसी से कह तो नहीं रहे, ऑफ़र दे तो नहीं रहे, लेकिन जो भी उसमें बैठेगा वो ये समझा जाएगा कि उन्होंने बस का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है. तो जब आप बस में बैठेंगे आपको उसका किराया भी देना पड़ेगा. तो जैसे ही आप बस में बैठे आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया. तो ये हो गया इम्प्लाइड ऑफ़र और एक्सप्रेस ऑफ़र. ये सेक्शन 9 में दे रखा है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र. दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसका है जनरल ऑफ़र. जनरल ऑफ़र का मतलब होता है द ऑफ़र विच इज़ गिवन टू वर्ल्ड एट लार्ज. यानी कि जो पूरी दुनिया को दिया जाता है, यानी कि जो बहुत लोगों को दिया जाता है, सबको दिया जाता है. जो कि जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं 10,000 रुपये में, तुम खरीदोगे क्या? ये मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये मैं किसी और को नहीं दे रहा, मैं वर्ल्ड एट लार्ज को नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपको दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली आपको. तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र होगा, जनरल ऑफ़र नहीं. जनरल ऑफ़र हुआ जैसे हमने एक केस पढ़ा था गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला का. उसमें जो ऑफ़र था, उसमें जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपने नेफ्यू के लिए, जो उनका नेफ्यू खो गया था, उनके लिए उसने ऑफ़र निकाला जो कि जनरल ऑफ़र था. उन्होंने कहा कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, तो जो भी यहाँ पर आ गया कि कोई भी ढूंढ कर ले आए, उसको ऑफ़र दिया, यानी कि वर्ल्ड एट लार्ज को दिया है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893. ये केस 1893 का है. इसमें हुआ था कि जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसने ऑफ़र दिया था कि हम कुछ टैबलेट्स निकाल रहे हैं और ये टैबलेट जो भी कोई कंज्यूम करेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. तो जो प्लेंटिफ हैं कार्लिल, इन्होंने ये दवा कंज्यूम करी, लेकिन इन्होंने जब ये दवा कंज्यूम करी तो इनको इन्फ्लुएंजा हो गया. इन्होंने जो डिफेंडेंट है, जो कंपनी थी जिन्होंने टैबलेट निकाली थी, उसको सू कर दिया. तो कोर्ट ने, तो जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट का किया है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, इन्होंने कोई एक्सेप्टेंस तो दी नहीं. तो कोर्ट ने कहा कि ये जनरल ऑफ़र था और आपने जो टैबलेट्स निकाली हैं, जैसे ही किसी ने उसको कंज्यूम किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है. क्योंकि जो प्लेंटिफ है कार्लिल, इन्होंने आपकी जो टैबलेट्स थी वो कंज्यूम कर ली, तो जैसे ही उन्होंने कंज्यूम करी तो ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है. इसलिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे. इसलिए यहाँ पर जो कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये लायबल हुई थी और इसको डैमेजेस देने पड़े थे. थर्ड टाइप इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र. इसको इन्विटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है. अक्सर लोग ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र में कंफ्यूज हो जाते हैं. याद रखिएगा, ऑफ़र में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ काम नहीं करने के लिए. लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है?
इनविटेशन टू ऑफ़र में होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इनवाइट करती है, दूसरी पार्टी को बुलाती है कि वो आए और उसको ऑफ़र दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी शॉप पर जाते हैं, बेसिकली जहाँ पर डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है, जहाँ पर डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है, डिस्प्ले ऑफ आइटम्स होता है, वहाँ पर इनविटेशन टू ऑफ़र या फिर इनविटेशन टू ट्रीट माना जाता है। जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर इतने सारे डिस्प्ले ऑफ गुड्स होते हैं, वहाँ पे कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे चिप्स लटके होंगे, चिप्स के पैकेट्स, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक होगी। तो वहाँ पर जो आपका शॉपकीपर है वो आपको ऑफ़र नहीं दे रहा है, वहाँ पर आप जब शॉपकीपर के पास जाएंगे आप उसको ऑफ़र देंगे कि मैं ये चिप्स का पैकेट ख़रीदना चाह रहा हूँ या फिर मैं कोल्ड ड्रिंक ख़रीदना चाह रहा हूँ। तो आप उसको ऑफ़र दे रहे हैं, ना कि वो ऑफ़र दे रहा है। याद रखिएगा, दुकानदार बाउंड नहीं है आपको कोई भी सामान देने के लिए, क्योंकि आप उसको ऑफ़र दे रहे हैं। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है या फिर डिस्प्ले ऑफ आइटम्स होता है वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, ना कि ऑफ़र। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ये 1952 का केस है। इसमें जो डिफेंडेंट था वो एक केमिस्ट रिटेलर था, वो ड्रग रिटेलर था, उसकी केमिस्ट की शॉप थी। तो उसने जो मेडिसिन रख रखी थी अपनी केमिस्ट शॉप पर, उसके आगे उसने प्राइस टैग लगा रखे थे। जो प्लेंटिफ है वो दुकान में जाता है, दवाई का पैकेट उठाता है और काउंटर पे जाके रख देता है और कहता है कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ और इतने रुपए आपको दे रहा हूँ। तो ये जो डिफेंडेंट था, जो केमिस्ट था, उसने दवाई देने को मना कर दिया। जो केस है वो कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में यही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्ले ऑफ गुड्स थे, जो दवाइयाँ थी वो डिस्प्ले कर रखी थी, इसलिए ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। और जो प्लेंटिफ है उसने दवाई ख़रीदने का ऑफ़र दिया था, ना कि जो शॉपकीपर था वो दवाई बेचने का ऑफ़र दे रहा था। तो यहाँ पर जो केमिस्ट था वो यहाँ पर उसकी मर्ज़ी है कि वो एक्सेप्ट करे ऑफ़र को या फिर ना करे। फोर्थ इज़ स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र क्या होता है? जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पे निकलते हैं, फ्लिपकार्ट पे निकलती हैं जो डील्स निकलती हैं, कह देते हैं कि 10 से 16 तारीख तक कितनी डील दे रहे हैं हम लोग। तो ये स्टैंडिंग ऑफ़र है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो वाला ऑफ़र लैप्स कर जाएगा। तो जैसे किसी कंपनी ने कोई ऑफ़र निकाला कि 10 से 16 तारीख तक का है, अमेज़ॉन ने निकाला कि 10 से 16 तारीख तक की डील है, तो वो डील 16 तारीख के बाद लैप्स कर जाएगी। तो इसलिए इसको स्टैंडिंग ऑफ़र कहा जाता है, यानी कि ऐसा ऑफ़र जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और टाइम ख़त्म होने के बाद वो ऑफ़र अपने आप लैप्स कर जाएगा। जो पांचवा हमारा टाइप है ये है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र देती है और जब दूसरी पार्टी पहली पार्टी को सेम ऑफ़र दे देती है तो वो क्रॉस ऑफ़र होता है। दोनों ऑफ़र एक दूसरे से कट जाते हैं फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पार्टीज़ हैं ए और बी। जो ए है वो 10 तारीख को बी को ऑफ़र देता है कि मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ 10,000 रुपये में, क्या आप ख़रीदेंगे? बी अगले दिन यानी कि 11 तारीख को सेम ऑफ़र देता है ए को। क्या ऑफ़र देता है? कि मैं आपकी बाइक ख़रीदना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, क्या आप देंगे? तो ये ऑफ़र सेम हो गया, ये सेम ऑफ़र हो गया, इसलिए ये दोनों ऑफ़र आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर सेम ऑफ़र है, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस तो हो नहीं सकती, इसलिए क्रॉस ऑफ़र कोई ऑफ़र नहीं होता, इसको वैलिड नहीं माना जाता, ये कट जाता है, इसलिए एक नया ऑफ़र देना पड़ता है फिर पार्टीज़ को। छठा है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र में क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस चेंज करके एक्सेप्ट करती है, तो उसको काउंटर ऑफ़र कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए दो पार्टीज़ हैं ए और बी। ए कहता है बी से कि मैं अपनी बाइक का ही एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपनी बाइक तुम्हें 10,000 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ। तो जो बी है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता इस ऑफ़र को, वो कहता है कि यार 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, एक काम कर 7,000 में ख़रीद लेता हूँ मैं तेरी बाइक। तो जो ऑफ़र था उसमें टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर दी। तो जो अब बी है, बी ऑफ़र दे रहा है ए को, जो ए ने ऑफ़र दिया था 10,000 रुपये में बाइक बेचने का, वो वाला ऑफ़र लैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि बी ने टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर दी। याद रखिएगा, जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो विदाउट चेंजिंग टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो टर्म्स और कंडीशंस चेंज करने के बाद हो रही है। जैसा ऑफ़र दिया है वैसी ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर
टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर दी तो वो ऐसा माना जाएगा कि दूसरी पार्टी ने नया ऑफ़र रखा है, जैसे कि यहाँ पर हुआ ए ने कुछ ऑफ़र दिया था, बी ने टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर दी, तो ये माना जाएगा कि जो ए का ऑफ़र था वो लैप्स कर गया और जो बी का ऑफ़र है वो एक नया ऑफ़र है। अब बी ने नया ऑफ़र दिया है कि मैं आपकी बाइक 7,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये ए के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता। जो हमने इनविटेशन टू ऑफ़र पढ़ा है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जो ऑक्शन होता है, जो बिडिंग लगती है, वो भी एक इनविटेशन टू ऑफ़र माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी ऑक्शंस होते हैं वहाँ पर जो बिडिंग लगाई जाती है तो वो एक तरीके से ऑफ़र दे रहे हैं, वो इनविटेशन टू ऑफ़र दे रहे हैं। जो ऑक्शनियर है जो कि बिडिंग लगवाता है वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा होता है, तो वो ऑफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग बिडिंग लगा रहे हैं, आपने देखा होगा बिडिंग लगाते हैं कि 5 लाख 10 लाख, वो ऑफ़र दे रहे हैं। अभी ऑक्शनियर के ऊपर है कि वो कौन सा एक्सेप्ट करता है। बेसिकली होता तो ऐसा ही है कि जो सबसे ज़्यादा लगाता है उसकी ही एक्सेप्ट करी जाती है, लेकिन फिर भी ये ऑक्शनियर के ऊपर होता है कि वो किसी कम वाले की भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो ऑफरर नहीं है। ऑफरर कौन है? जो बिडिंग लगा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख, वो ऑफरर हैं यहाँ पर। तो ये वाली बात याद रखिएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है इनविटेशन टू ट्रीट का ही, ऑक्शन से रिलेटेड, जिसका नाम है हैरिस वर्सेस निकलसन। इसमें क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था वो एक ऑक्शनियर था, उसने एक एडवर्टीज़मेंट निकलवाया कि वो एक ऑक्शन करने वाला है। तो जब प्लेंटिव था, जब वहाँ पर वेन्यू पे पहुँचा, जिस दिन ऑक्शन होना था वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचा, तो उसको पता लगा कि ऑक्शन जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो जो प्लेंटिव है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक केस फाइल कर देता है और कोर्ट से कहता है कि मैं इतनी दूर से चल कर आया तो मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस ये डिफेंडेंट देगा। तो कोर्ट कहता है कि यहाँ जो ऑक्शन है वो इनविटेशन टू ऑफ़र है, तो अभी आपने ना ऑफ़र दिया ना कुछ एक्सेप्ट हुआ, तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ है तो जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ कपड़े ख़रीदने थे। आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ से जीन्स लेते हैं, काउंटर पे जाते हैं और रुपए देते हैं, लेकिन जो काउंटर पे शॉपकीपर बैठा होता है वो आपको जीन्स देने से मना कर देता है। तो क्या वो मना कर सकता है? तो आपको उसका जवाब देना है कि अगर मना कर सकता है तो क्यों मना कर सकता है, और अगर मना नहीं कर सकता तो मना क्यों नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।